सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर हम लोगों ने पहले फॉरेन इन्वेजन देखा था कि किस तरह से फॉरेन इन्वेजन्स या फिर जो हमारे इस्लामिक इन्वेडर्स थे उन्होंने इन्वेजन किया इंडिया में, ठीक है। एंड फिर किस तरह से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ, और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखी थी, और वो डिफरेंट डायनेस्टीज़ हमने किस तरह से देखी थी। सख्त सा लौंडा है ना सख्त सा लौंडा, इस तरह से हम लोगों ने देखा था। जहाँ पे से था आपका स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक वंश बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं। या फिर अच्छा जल्दी से बताइए किस ट्राइब से बिलोंग करते थे ये लोग। देन हमारा अब यहाँ पे के से था खिलजी, जहाँ से हम लोग आज की शुरुआत करनी है। देन टी से तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो ये सब हमें देखने हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इन द ईयर 712 AD वॉज द फर्स्ट इन्वेडर इन इंडिया, ठीक है। सिंध प्रांत में उसने इन्वेजन किया, कल हम लोगों ने देखा था। देन महमूद ऑफ गजनवी आया, एंड देन मोहम्मद गौरी आया। महमूद जो गजनवी था उसने 17 अटैक्स किए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट 16th अटैक था वो सोमनाथ का उसने जो लूट किया था वो था। देन हमने देखा था कि किस तरह से मोहम्मद गौरी था, और उसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191 AD और सेकंड बैटल ऑफ तराई 1192 AD में मतलब खेला, और जो सेकंड बैटल ऑफ तराई था वो उसने जीता। और किस तरह से देन वहाँ पे उसने जो उसका मिलिट्री कमांडर था, जो उसका स्लेव था, जो उसका सन इन लॉ भी था, दामाद था, एंड ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने स्लेव डायनेस्टी फाउंड करी। चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी। और उसने कुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब उसने जो है कुछ आर्किटेक्चर्स बनवाए, और कुतुब मीनार का उसने जो है एक तरह से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो कि उसके सन इन लॉ जो उसका स्लेव था इल्तुतमिश उसने कंप्लीट किया। टोटल 73 मीटर्स वो टॉल है, 5 स्टोरीज़ की वो बिल्डिंग है। और अच्छा, आप में से किसी को पता है कि आप में से पहले बताइए कितने लोगों ने कुतुब मीनार एक्चुअल में देखा है जाकर दिल्ली में, ठीक है। पहले तो ये बताइए, और क्या आपने सोचा कि क्यों कुतुब मीनार में आप अंदर, मतलब जैसे कुतुब मीनार है ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, क्या कोई इसके अंदर गया है? बताइए, अंदर जाके क्या किसी ने देखा है अंदर क्या है कुतुब मीनार के? जल्दी से बताइए। और नहीं देखा है, देखा है, उसका रीज़न ही बताइए। तो हम लोगों ने देखा था, देन इल्तुतमिश ने इसका कंप्लीट करवाया, और फिर अब आज फिर हम देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में चर्चा होगी। कुतुब मीनार के जो चौथा और पाँचवा माला है उसको किसने मतलब बाद में फिर और कंप्लीशन करवाया, क्योंकि उसमें बिजली गिर गई थी। देन हमारी आई थी रज़िया जी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, दी ओनली फीमेल रूलर इन दी मेडिवल हिस्ट्री। फिर हमने देखा था किस तरह से अल्तुनिया के साथ इनका विवाह हुआ था, है ना, और याकूत के साथ धोखा हुआ था। देन फिर जो खोखर ट्राइब थी, या फिर हम बोल सकते हैं खुखार ट्राइब थी, उसने इनकी हत्या कर दी थी जब ये दिल्ली रिटर्न कर रही थी अल्तुनिया के साथ। फिर हमने देखा कि छोटे छोटे रूलर्स आए, जो कि एक तो इल्तुतमिश के कुछ बेटे थे, और उसमें उसके बाद बलबन ने एक्चुअल में यहाँ पे रूल सेटअप किया। और बलबन के बाद आता है दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर, एंड दैट वाज कैकुबाद, जो कि एक्चुअल में ग्रैंड सन था किसका? बलबन का। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जो कि है फाउंडर है उसका जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1290 AD में। और रही बात इसकी जो आपका कुतुब मीनार है, जिसको कि हम टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा कि क्यों इसके अंदर जो है आप नहीं जा सकते, और एक्चुअल में इसके अंदर पहले लोग जाते थे, ठीक है। इसके अंदर जाना मना किया गया इन द ईयर आई थिंक 1981 के बाद से मना है। क्यों मना है उसके पीछे एक स्टोरी है, वो हम लोग देखेंगे। सर्वाई अर्लियर क्लास फॉर प्राइवेट, क्योंकि वो क्लासेस, ये जो क्लासेस चल रही हैं वो बैच ही क्लासेस हैं, लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ फ्री होती है यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ही फाउंडेड दी खिलजी डायनेस्टी, सिंपल, खिलजी वंश का संस्थापक था। सिर्फ हमें इसमें इतनी ही चीज़ याद रखनी है। अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, और एक्चुअल में ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 1296 कर लेना, ठीक है। 1290 से लेके 1296 AD तक इसका रूल रहा, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। 1320 तक रूल रहा खिलजी डायनेस्टी का, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का जो पहला रूलर था, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, वो 1296 तक रूल रहा। इसी जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू एंड सन इन लॉ था कौन? ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि 1296 से रूल किया और 1316 तक रूल किया। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स कंसिडर किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से ही चांसेस बनते हैं आपके, इससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे हमें सोच के, मैं फिर देख के लग सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू है, सन इन लॉ है, काफ़ी प्यार करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अकॉर्डिंग टू अलाउद्दीन खिलजी, किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि जब किंगशिप की बात आती है तो उसमें बीच में रिश्ते नहीं आते हैं, रिलीजन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी के, और खुद थ्रोन पे बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसलिए जाना जाता है बहुत सारे स्टेट्स को
एनेक्स करने के लिए। और वन ऑफ दी मतलब इसी वजह से हम ग्रेटेस्ट रूलर्स बोलते हैं, बिकॉज इसने साउथ इंडिया तक कवर किया था, साउथ इंडिया तक जीता था। अब वो कैसे जीता था वो अभी देखेंगे। तो उसने सबसे पहले गुजरात में अपना पहला एक्सपेडिशन किया और इसको एनेक्स किया गुजरात को। कब? 1298। क्या आपको ये याद करने की ज़रूरत है? एक सेकेंड, क्या आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि कब किया? तो ये बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए कि 1296 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने एक्चुअल में अपना जो थ्रोन है उस पर बैठा था वो। तो ऑब्वियस ही बात है कि 1298 और या फिर 1296 के अराउंड ही होगा, बिकॉज गुजरात उसका पहला एक्सपेडिशन था, ठीक। और इसी एक्सपेडिशन में ही, अभी चलो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। फिर सेकंड था रणथंभौर में 1301 में। थर्ड था आपका मेवाड़, और इसी मेवाड़ की आपकी कैपिटल थी व्हाट? चित्तौड़। और इसी पे आपकी वो मूवी बेस्ड थी, आपने देखी होगी, कौन सी? पद्मावत, ठीक है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ के राजा थे, राजा रतन सिंह, उनकी जो वाइफ थी पद्मावत थी, उनके पीछे मतलब एक तरह से वो हाथ धो के पड़ा हुआ था, और इसी वजह से एक्चुअली में मेवाड़ को एनेक्स करना चाहता था। बट हिस्टोरियंस इसको पूरी तरह से ट्रू नहीं मानते हैं, बिकॉज ये जो चीज़ है ये हमें मिलती है किसमें? द बुक पद्मावत, जिसको किसने लिखा था? किसने लिखा था पद्मावत बुक को? इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी। बट ये जो बुक लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इसी टाइम पे लिखी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में था या फिर राजा रतन सिंह के कोर्ट में था, नहीं। ये रफली 200 साल बाद शेर शाह सूरी के टाइम पे बुक लिखी गई है पद्मावत, ठीक है। तो इसको हिस्टोरियंस मानते हैं कि ट्रू नहीं है। तो जो इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो राजा रतन सिंह हैं, ठीक है, जो कि शाहिद कपूर रोल प्ले कर रहे हैं, और ये पद्मावत है ना, ये किस तरह से ये अलाउद्दीन खिलजी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये बात ट्रू नहीं मानी जाती। और ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया मेवाड़ पे, चित्तौड़ पे, तो जो राजा रतन सिंह हैं उन्होंने मतलब पहले ही गिव अप कर दिया था, ठीक है। ये एक्चुअल में जो हिस्टोरियंस मानते हैं वो है। तो जो फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है वो मलिक मोहम्मद जैसी, आपको किताब के बारे में पता होना चाहिए, ये पद्मावत बुक है जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी, ठीक। देन मालवा कॉन्कर किया 1305 में, देन जालोर इन 1311। तो डेट्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा अगर ऑर्डर याद रखें। गुजरात अभी आपको याद हो जाएगा, गुजरात अभी आपको बताऊंगा कैसे याद हो जाएगा। मेवाड़ आपको चित्तौड़ वाला ये भी याद ही ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जाना जाता है अपने इंपीरियलिज्म के लिए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में इसने एक्सपेडिशन किया, और साउथ इंडिया में जो एक्सपेडिशन किए वो इसने किया जो आप बॉटम राइट कॉर्नर पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसी ने ही डेक्कन में अलाउद्दीन की आर्मी को लीड किया और सक्सेसफुली जो है जीता। एंड ही इज नन अदर दैन मलिक काफूर, अलाउद्दीन की बेगम, ठीक है। तो मलिक काफूर की अगर बात करें तो ही वॉज एन इनंच। इनंच मतलब एक तरह से हिजड़ा। तो एक्चुअल में उस टाइम पे खासकर जो इस्लामिक रूलर्स हुआ करते थे उनके विमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग इनंच को रखा करते थे, ठीक है। ये इनंच मतलब जो मार्केट होती है स्लेव मार्केट, उसमें मिला करते थे, और इनके मतलब ये बोला जाता है कि प्राइवेट पार्ट्स काट लिए जाते थे और उसके बाद इनंच, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सकें। बट मलिक जो काफूर है ये काफ़ी एबल मिलिट्री, इसमें जो है हम बोल सकते हैं मिलिट्री या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी गई, क्योंकि जो डेक्कन में जितनी भी अलाउद्दीन ने एक्सपेडिशन किए वो इसी के उसमें हुए थे। अलाउद्दीन तो वहीं पे बैठा हुआ था दिल्ली में, जैसे चित्तौड़ में तो माना जाता है कि अलाउद्दीन और ये मलिक काफूर दोनों साथ में गए थे, बट साउथ इंडिया में यही लीड कर रहा था मलिक काफूर ही। और मलिक काफूर ने किस किस को डिफीट किया? सबसे पहले रामचंद्र यादव, रूलर ऑफ देवगिरी। आपको याद हो, मैं आपको महाजनपद टाइम पीरियड पे लेके जाता हूँ। सबसे सदर्न मोस्ट किंगडम कौन सा था? जल्दी से बताइए कमेंट में, कौन सा था उसका नाम, जल्दी से मुझे बताइए। तो वो था हमारा अस्सक, ठीक है। अस्सक फिर हम देखते हैं यही बाद में सातवानास की कैपिटल बनती है, जिसको हम बोलते हैं पैठान या फिर प्रतिष्ठान, ठीक है। यही बाद में अगर आपको याद हो जब यहाँ पे रूल कर रहे थे कौन? राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूट जब वीक हो गए तो यहाँ पे यादव और जो ककातिया है वो इमर्ज हो गया, और यहाँ पे यादव है। यादव ने अपनी कैपिटल बनाई देवगिरी, ये वही देवगिरी है जो कि पैठान है, जो कि अस्सक है, ठीक है, देवगिरी। यही बाद में बनी दौलताबाद, यही बाद में बनी, ठीक है, दौलताबाद। यही बाद में बनी क्या? औरंगाबाद, क्योंकि औरंगज़ेब की जो मृत्यु हुई वो यहीं पे हुई। और उसके बाद अब हमारी गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही टाइम पहले इसका नाम चेंज करके संभाजी नगर रखा, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है, अस्सक ही। तो यहाँ के जो रूलर थे यादव रूलर देवगिरी के, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इनका रूल यहीं पे था, उनको डिफीट किया। देन प्रताप रुद्रदेव ककातिया रूलर थे वारंगल के, उनको डिफीट किया। देन वीर बल्लाल जो होयसाला रूलर थे, होयसाला डायनेस्टी भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो उनको डिफीट किया। देन वीर पांड्या जो पांड्यन रूलर थे उनको डिफीट किया।
कि आपको ये रूलर्स नाम रटने की ज़रूरत है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। जैसे मलिक काफूर है, ये चीज़ रटने वाली चीज़ है कि जो काफूर है किसका मिलिट्री कमांडर था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। ये चीज़ एकदम रटी होनी चाहिए। लेकिन रूलर्स की बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आ जाए तो आपको वो रिकोगनाइज हो जाए। राइट। और एक चीज़ ध्यान रखना, मलिक काफूर, अब हाँ अभी मैंने बताया था आपको गुजरात अपने आप याद हो जाएगा, जो अभी हमने पीछे देखे थे। राइट। तो गुजरात इसलिए अपने आप याद हो जाएगा बिकॉज गुजरात में जब एक्सपीडिशन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो अकेले किया था, तब मलिक काफूर उसके पास नहीं था। और गुजरात में जब एक्सपीडिशन किया था तो वहीं से स्लेव मार्केट से खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये माना जाता है 1000 दिनार्स दे के खरीदा था। और इसी वजह से जो मलिक काफूर है उसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टाइटल है दैट इज़ 1000 दिनारी। क्यों? क्योंकि 1000 दिनार दे के खरीदा गया था ना। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब अलाउद्दीन खिलजी ने एक्चुअल में जब डेक्कन पे रूल बना लिया साउथ इंडिया में, तो इसने एक टाइटल लिया एंड दैट वाज सिकंदर सैनी। ठीक है। सिकंदर ए सैनी का टाइटल लिया इसने जब इसने साउथ इंडिया को जीत लिया। उसके बाद ना इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। अभी दाग एंड चेहरा है क्या? तो दाग है ठप्पा। ठप्पा किस पे ठप्पा? हॉर्सेस पे ठप्पा। तो होता ये था कि इक्ता सिस्टम मैंने बताया था, किसने स्टार्ट किया था जरा अगर आप बता सकें कमेंट में जल्दी से। इक्ता सिस्टम, व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम? दैट वाज अ पीस ऑफ लैंड ग्रांटेड टू whom? ग्रांटेड टू दोज टर्किश नोबलमैन्स, 40 टर्किश नोबलमैन्स, जिनको हम तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। तो उनको पीस ऑफ लैंड दी जाती थी और उनको बोला जाता था कि आप ही आर्मी मेंटेन करेंगे और आप ही हॉर्सेस भी मेंटेन करेंगे उन आर्मी के। तो ये करते क्या थे, जो एक तरह से इक्ता पीस ऑफ लैंड है और ये इक्ता को जो होल्ड करते थे उनको मुक्तीज बोलते थे। मुक्ति कौन होते थे? ये जो होल्ड कर रहे हैं इस पार्ट ऑफ इक्ता को, ठीक है, पीस ऑफ लैंड को। तो इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, आई फॉर इक्ता एंड आई फॉर इल्तुतमिश। तो इन लोगों को मेंटेन करनी होती थी आर्मी एंड हॉर्सेस, बट ये लोग मेंटेन करते नहीं थे। ठीक है, पैसा रख लेते थे एक तरह से। अलाउद्दीन खिलजी को ये चीज़ पता थी पहले से ही कि ये चीज़ होती चली आ रही है। तो ये क्या करता है, इसने क्या किया, अब जैसे होता क्या था कि भाई मान लो कि, और ये मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि इनको मेंटेन करना है तो ये एक कोई बंदा होता था जो गिनेगा। ठीक है, ये लोग सब लोग अपने अपने लाएंगे हॉर्सेस और आर्मी पर्सनल्स को और गिनवाएंगे यहाँ पे। जब गिनती होती थी तो जैसे फॉर एग्जांपल इनके पास मान लेते हैं 20 ही हॉर्सेज हैं, 20 ही इनके पास घोड़े हैं, तो ये क्या करेंगे, 20 घोड़े को लाएंगे, फिर से रिपीटिशन करवा देते थे, फिर से पीछे से ले आते थे। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे कि नहीं आप क्लास में करते होगे, है ना, जैसे कि आपका दोस्त नोट्स दिखा के आया है ना, आज नोट्स देखे मतलब होमवर्क दिखा जा रहा है, तो वो दिखा के आया, फिर आपने भी जैसे मतलब घुमा फिरा के, आप बहुत तेजू बच्चे हैं तो आपने उसके नोट्स मतलब नोटबुक ले ली और आपने भी दिखा दिया। ठीक है, तो कई बार अब बच जाते थे ऐसा करके। ठीक है, तो अब घोड़ों में तो फिर भी घोड़े में किसको क्या पता चला कि ये तो वही घोड़ा है जो हमने पहले काउंट किया था। तो ये करप्शन होता था। तो उसने क्या किया कि हम ब्रांडिंग करेंगे, क्या लगाएंगे, ठप्पा लगाएंगे, और ठप्पे से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हॉर्स पे मतलब इसको गिनती हो चुकी है। और उसी तरह चेहरा कोई हम बोलते हैं हुलिया, यानी कि हर एक सैनिक का हुलिया जो है वो लिखेगा, जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है गिन रहा कि हाँ ये हुलिया का बंदा ये हो चुका है। तो अब आगे जब आएगा तो वो हुलिया पहले ही हमारे पास है, और वो हुलिया ये माना जाता है कि वो सभी सैनिकों को अपने टांगना पड़ता था, टांग के चलना पड़ता था ताकि ये पता रहे। ठीक है, बिल्कुल करते थे ना, पता है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ठीक है, कोहिनूर हीरा, हाँ कोहिनूर हीरा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, सुनने में कहानी अच्छी लगती है, बट हाँ वो जो ककातिया थे वारंगल के, उनको सबसे पहले मिला था, वहाँ से ये लेके आया था मलिक काफूर। देन वो धीरे धीरे ऐसे पास ऑन होता गया, और वो किस तरह से क्वीन जो एलिजाबेथ है उनके पास पहुँचा वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, उसका पूरा सारी चीज़ें ट्रेस कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ें इसने स्टार्ट करी, क्यों स्टार्ट करी उसका रीज़न भी आप समझिए। नाउ अलाउद्दीन ऑर्डर दैट ऑल लैंड वॉज टू बी मेजर्ड एंड देन द शेयर ऑफ स्टेट वॉज टू बी फिक्स्ड। इसने अलाउद्दीन ने बहुत हैवी टैक्सेशन लगाया। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पहले इसने बहुत आर्मी मेंटेन भी कर रखी थी, और इसने ये बोला था कि हर लैंड जो भी लैंड है पहले के टाइम पे ये होता था कि भाई आपने इतना प्रोड्यूस किया, आपको इतना टैक्स दे देना है। इसने बोला वो हम पहले से ही फिक्स करेंगे। अलाउद्दीन ने बोला हम पहले से फिक्स करेंगे। एक मुस्त खराज करके एक पोस्ट क्रिएट की, ये मुस्त खराज जाएगा और सारी चीज़ें देखेगा कि अच्छा आपका जो लैंड है वो इतना उपज दे सकता है, इतना एरिया है और इतना उपज दे सकता है। तो फॉर एग्जांपल 100 क्विंटल का उपज दे सकता है, तो इसमें आधा आपको हमको देना पड़ेगा, और आधा अपने पास रखेंगे। और उसमें भी ऐसा होता था कि बंजाराज नियुक्त कर रखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने कि जो आधा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते 50 क्विंटल किसका हुआ, गवर्नमेंट का एक तरह से हुआ, अलाउद्दीन की गवर्नमेंट का हुआ, उसमें से 25 आप मार्केट में ले जाके बेचो
जो रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू कलेक्टर ले जाएगा आपसे, और जो 25 है क्विंटल वो आप दे देना किसको, बंजारा को, जब वो बंजारा सीधे ला के प्रोड्यूस जमा करवा देंगे यहाँ पे। ये सिस्टम मेंटेन कर रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जो लैंड मेजरमेंट है वो कौन करता था, मुस्त खराज करते थे। दीज वर द स्पेशल ऑफिसर। राइट, खराज क्या होता है, खराज इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स। ये टैक्स है जो कल्टीवेटर्स को देना होता था। कल्टीवेटर्स मतलब जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको ये टैक्स देना होता था। और टैक्स को कौन मेजर करता था, दैट वॉज स्पेशल ऑफिसर मुस्त खराज। तो खराज इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स जो कि कल्टीवेटर्स को देना होता था। राइट, और भी इसने टैक्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि हम देखेंगे कि इसने जजिया भी लगाया। ठीक है, जजिया भी इसने इम्प्लीमेंट किया। प्लस इसने खराज हो गया आपका, इसने जजिया क्या, हाँ घरई जो कि हाउस टैक्स हुआ करता था, घरई। चरई जो कि पैस्टोरल टैक्स होता था। घरई क्या है, एक तरह का हाउस टैक्स। चरई क्या है, एक तरह का पैस्टोरल टैक्स है। पैस्टोरल मतलब जहाँ पे चारवा, जहाँ पे जानवर चर रहे हैं तो उसको चरई बोला जाता था। ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। जजिया किस पे लगता था, जजिया लगता था जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उन पे लगता था। ठीक है, एक ज़कात करके भी टैक्स होता था, ज़कात। ये ज़कात टैक्स जो रिच मुस्लिम्स होते थे उन पे लगता था। अभी एक बार आई थिंक सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि अलाउद्दीन ने कितने टाइप के टैक्स लगाए थे। आंसर एसएससी ने माना था 3 टाइप के टैक्स। तो आपको एसएससी के, क्योंकि आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो 3 टाइप के आप टैक्स याद रख के जाएंगे, जजिया, घरई एंड चरई। एक्चुअल में अगर कभी पूछ ले जो जजिया टैक्स है इसको सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम का हमने इन्वेजन पढ़ा था कल। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो कल मैंने इसीलिए नहीं बताया था बिकॉज आज जजिया बताना था आपने, तो इसलिए। तो मोहम्मद बिन जो कासिम है उसने सिंध प्रांत में ही बस जजिया लगाया था। ठीक है, सिर्फ सिंध प्रांत में, कि जो काफिर होते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, शरिया में लिखा हुआ है कि भाई जो काफिर हैं, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम्स, उन पे ये टैक्स लगना चाहिए, एंड दैट वाज जजिया टैक्स। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध प्रांत में लगाया था। देन आते हैं अलाउद्दीन सेटअप 3 मार्केट्स। तो इसने मार्केट कंट्रोल, ये अपने मार्केट कंट्रोल के लिए बहुत जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। रीजन बीइंग ह्यूज आर्मी मेंटेन कर रखी थी, लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5 लाख तक की आर्मी इसने मेंटेन कर रखी थी। अब उस आर्मी को जो इसने मेंटेन कर रखा था बहुत कम पेमेंट करता था ये। अब अगर कम पेमेंट कर रहा है तो नाराज़गी होगी, लेकिन नाराज़ होते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो कि आर्मी है, उसको कम प्राइस देता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा पानी का जो है ग्रहण कर लें। तो आर्मी को क्या करता था ये, टैक्स मतलब पैसा काफ़ी कम देता था। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि पैसा उसको कम मिल रहा है आर्मी पर्सनल को, और मार्केट में जाए और चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हों, रेबल होगा कि नहीं होगा? चाहे भले आप कितने ही मतलब एकदम बारबरस क्यों ना हो, अलाउद्दीन वॉज वन ऑफ देम, लेकिन फिर भी जनता, अगर सारी जनता अगर आपके खिलाफ हो गई तो फिर चीज़ें कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसने मार्केट को कंट्रोल किया, कि उसने मार्केट को इस तरह से कंट्रोल किया कि वहाँ पे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, जो कि हम इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है, वो नहीं उसने। अब अगर आपको अभी सिंपल टर्म्स में समझना है तो चीज़ों के प्राइस बढ़ जाना इज कॉल्ड एज मुद्रास्फीति। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। तो उसने नहीं होने दिया। उसने ये इतना तक कर रखा था कि प्राइस फिक्स कर दिया था, इतने प्राइस पे ही बेचना है आपको प्रोडक्ट, ज़्यादा बेचा पे ले जाओगे। और अगर आपने उसमें कुछ वो किया मतलब मिलावट, मतलब कुछ मिलावटखोरी इस तरह से, तो भी, या फिर आपने कम दिया, तो ये बोला जाता था कि अगर उसने मतलब किसी ने कम दिया ना तो उसने ये ऑर्डर्स दे रखे थे कि जितना कम दोगे उतना ही तुम्हें बॉडी से मांस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इतना मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे ताकि जो आर्मी पर्सनल्स मार्केट में सामान खरीदने जाएँ उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कि भाई मैं जितना उनको दे रहा हूँ उतने में वो चीज़ें, उनकी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें वो आ जाएं। तो उसने 3 तरह की मार्केट सेट कर रखी थी, एक फूड ग्रेन्स के लिए, एक कॉस्टली क्लोथ्स के लिए, और एक हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स के लिए। ईच मार्केट, हर मार्केट को एक ऑफिसर शहना करके कंट्रोल करता था। ठीक है, और ये ऑफिसर्स के नाम थे दीवान रियासत और शहनाई मंडी। शहनाई मंडी कौन? वो ऑफिसर जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड शहनाई मंडी एंड दीवान रियासत। इज दैट क्लियर? देन ऑल गुड्स फॉर सेल वर ब्रॉट टू एन ओपन मार्केट कॉल्ड सराय आदिल। जितने भी गुड्स फॉर सेल थे उनको ओपन मार्केट पे लेके आना होता था। ऐसा नहीं कि आपने होर्डिंग इसने बंद कर रखी थी, ऐसा नहीं कि आपने कम प्राइस में होर्डिंग कर ली, देन जो अभी भी गवर्नमेंट उसके खिलाफ रूल्स बना रखी है कि आपने होर्डिंग कर ली, देन जब प्राइस बढ़ गया देन आपने सामान निकाल दिया। ठीक है, प्राइस अच्छा लेने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसने जो है एकदम प्रोहिबिट कर रखी थी। तो उनको मार्केट में लाना होता था, तो इनको हम सराय आदिल के नाम से जानते थे। मैनी फोर्ट्स वर बिल्ड। अब आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा था, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम देखा था, कुतुब मीनार देखा था। तो आज हम देख लेते हैं
जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ बनाए। तो मैनी फोर्ट्स वर बिल्ड बाय हिम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द अलाई फोर्ट। He also constructed Alai Darwaza, the entrance gate of Qutub Minar. He also built the palace of 1,000 pillars called हजार सुतुन। तो ये भी आपका दिल्ली में ही, ठीक है, जो हजार सुतुन, और एकदम जर्जर हालत में है अभी तो, ठीक है, मतलब बहुत ही जर्जर हालत में है, ठीक है। तो ये है आपका अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार का एक्चुअल में एंट्रेंस है। अब कुतुब मीनार वाली स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्यों एंट्रेंस अलाउड नहीं है। पहले एंट्रेंस होता था आई थिंक 1981 तक, फिर अलाउड नहीं है, क्योंकि एक बार हुआ ये था इसमें कि 300 रफली 300 लोग जो हैं, और उसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स थे, इसके अंदर थे। इसके अंदर मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ खिड़की वगैरह नहीं है जहाँ से लाइट का एंट्रेंस हो सके। तो हुआ यूँ कि जब ये मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स और भी लोग थे, तो ये जब गए, और इसके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर होते होते और नैरो और नैरो और नैरो और पतला होता जाता है। तो इसमें सीढ़ियाँ बहुत पतली पतली बहुत पतली पतली यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है इसमें। तो हुआ यूँ कि यहाँ पे सिर्फ लाइट लगी हुई थी, मतलब लाइट के बल्ब्स लगे हुए थे जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, क्योंकि बाहर का लाइट का तो वही सोर्स था नहीं। और यहाँ पे लाइट गई चली, लाइट चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पे हो गया रश, भागा दौड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पे 45 लोगों की हो गई डेथ, मृत्यु। क्योंकि सोच लो कोई यहाँ पे चढ़ा है, सीधा सीढ़ी से गिरा, कहाँ गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, कोई यहाँ पे चढ़ा हुआ कहाँ पे गिरेगा, सीधे नीचे गिरेगा, ठीक है, भगदड़ में। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एकदम कुआं टाइप और एकदम अंधेला हो गया एकदम से, कितना भयंकर अंधेला होगा, ठीक है। तो उस अंधेले की वजह से यहाँ पे लोगों की हो जाती है डेथ, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट थे। तभी से इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें पूरी तरह से फॉर द लाइफ टाइम बैन लगा दिया एंटर करने पे। अब पता नहीं, ठीक है, ये तो वही हो गया कि खैर क्या, मतलब गलती करी मतलब एक ने, और सब ओके। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को अगर ये भी किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यहाँ पे डेवलप हो की जा सकती है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी माध्यम से ना जाए, या फिर इस एक कैपिंग लगाई जा सकती है कि एक टाइम पे इतने लोग, खैर वो गवर्नमेंट का हमें क्या ही लेना देना। अगले पे आते हैं, दैट इज़ ही स्टैब्लिश द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो दिल्ली है ना आपका, दिल्ली ये डिफरेंट सिटीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ हैं, मतलब टोटल 7 सिटीज़ माना जाता है कि 7 शहर थे जिनसे मिल के दिल्ली बना है। जैसे कि उनमें से पहला, सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो वॉज लालकोट, जिसको किला राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, किला राय पिथौड़ा, जिसको कि तोमर वंश ने सेटअप किया था, ठीक है, तोमर वंश ने इस सिटी को फाउंड किया था। देन तो दूसरी सिटी थी, उसको सिरी बोला गया, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था, और ये भी आई थिंक सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। तो सिरी किसने डेवलप किया सिटी, सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये 7 सिटी से मिलकर ही आपका दिल्ली बना हुआ है, ठीक है। देन आपका तुगलकाबाद आई अगली, ठीक है, अगली सिटी वॉज तुगलकाबाद, जिसको अभी हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के रूलर ने सेटअप करी। देन जहाँपन आया, देन फिरोज़ाबाद आया। तो ये सब मिल के ही दिल्ली बना है। ही बिल्ट हौज खास। तो हौज खास एक तरह का टैंक है, वाटर टैंक, जिसको आपको साउथ दिल्ली में देखने को मिलेगा। एंड टूम्ब ऑफ अलाउद्दीन भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, दिल्ली में ही देखने को मिलेगा इसका मकबरा, ठीक है, इसका मकबरा। नाउ he was a patron of art and learning. आमिर खुसरो द पोएट म्यूजिशियन was his favorite court poet. तो ये मतलब पैटर्न था आर्ट एंड लर्निंग। और आमिर जो खुसरो है, जो कि पोएट और म्यूजिशियन है, वो इसका फेवरेट कोर्ट पोएट है। आमिर खुसरो को टाइटल दिया गया था तूते, ठीक है, तूते हिंद, तूतिए हिंद, ठीक है, तूतिए हिंद। दैट मीन्स, इस हिंद का मतलब इंडिया, तूतिए का मतलब पैरट। दैट मीन इसको पैरट ऑफ इंडिया बोला गया, क्योंकि इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। और ये माना जाता है कि इंडिया में जो कव्वाली स्टार्ट करने का क्रेडिट है वो भी इसी को ही जाता है। और इसने ही टाइटल दिया था सुल्तान जहाँ का अलाउद्दीन खिलजी को। सुल्तान ए जहाँ का जो टाइटल है अलाउद्दीन खिलजी को, वो आमिर खुसरो नहीं दिया था, ठीक है। आई थिंक ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, टाइटल टू अलाउद्दीन, दैट वाज सुल्तान ए जहाँ। क्लियर। और बाकी सिकंदर सैनी तो उसने खुद लिया था डेक्कन को जीतने के बाद। इन 1316 आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन, मलिक काफूर, जिसको कि हम हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं, सीज द थ्रोन। बट ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया। आई थिंक रफली 35 डेज तक बस ये रह पाया था, क्योंकि हत्या कर दी गई थी इसकी। अलाउद्दीन के जो कोर्ट में इसके जो ट्रस्टेड नोबल्स थे, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी मलिक काफूर की। और ये मलिक काफूर मारा जाता है, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो बड़ा बेटा है खुसरो खान, वो आता है थ्रोन पे 1320 AD पे। बट ये बहुत ही वीक, बहुत ही एकदम ख़राब रूलर था। रूलर क्या मतलब, समझ सकते हैं कि इसका ध्यान कहीं और ही था, समझ रहे हैं। तो
उसी में से, सॉरी मैं किसके बारे में बात करूँ, मुबारक खान, नॉट खुसरो खान, मुबारक खान, ठीक है। तो इसका ध्यान कहीं और ही रहता था। एंड ही वॉज, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 1316 के रफली डेथ हो जाती है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, और उसके बाद आता है मुबारक खान। ये रूल कर नहीं पाता है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी कौन मलिक काफूर, वैसे मुबारक खान की बेगम थी खुसरो खान, मतलब इससे ये लव करता था, ठीक है। और इससे लव किया, बदले में इसको क्या मिला, इसने मार डाला इसको मुबारक खान को, और खुद थ्रोन पे बैठ गया खुसरो खान। और खुसरो खान एक्चुअल में ये भी बहुत वीक रूलर था, और ये मारा गया गियासुद्दीन तुगलक के हाथों में, जिसको कि हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। ये गाजी मलिक कोई और नहीं बल्कि गियासुद्दीन तुगलक है, जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है। ये तुगलक डायनेस्टी आती है इन द 1320 AD एंड चलती है 1440 AD तक। किसी कोई डाउट है यहाँ तक तो एक बार पूछ लीजिए, किसी कोई डाउट तो नहीं है। तो 1414 AD तक चलती है। इसमें से पहला रूलर ये है, इसके रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय ये जिस तरह से हमने जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर देखा था खिलजी डायनेस्टी का, उसी तरह गियासुद्दीन तुगलक इस डायनेस्टी का फाउंडर है। देन इसके बाद आता है इसका जो सन है, दैट इज़ MBT, लेकिन उसके पहले ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जॉना सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। सबके सेनापति मार देते थे, बिल्कुल मिलिट्री कमांडर जब स्ट्रांग हो जाता था तो फिर से मोए मोए हो गया। ऑल क्लियर, ओके ओके। अभी दिल्ली ही थी, ठीक है, अभी दिल्ली ही थी क्या कैपिटल स्पाई एजेंट, है ना। मलिक काफूर सुंदर थी क्या, सुंदर थी नहीं था, है ना विवेक। चलो तो अभी आते हैं जौना खान। तो जौना कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, किसका बेटा है, गियासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर है। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, सबसे पहले तो दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके टाइम पे एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। ये आया था मोरक्को से, ठीक है, मोरक्को से, और इसने किताब लिखी थी रहला। और इस रिहला किताब ने इसने इंडिया और मोरक्को के रिलेशंस के बारे में बताया था। मोरक्को एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में की एक कंट्री है। इसके टाइम पे एक राइटर हुआ जिसका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी। ये ज़ियाउद्दीन बरानी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी, ठीक है, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही। इसने एक्चुअल में तुगलक डायनेस्टी के बारे में बहुत लिखा, उसमें से फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में तो और ही लिखा, जो कि हमारा अगला तुगलक डायनेस्टी का रूलर होगा। तो तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही और तारीख़ ए जहानदारी, ये दो किताब आपको याद रखनी है, जहानदारी, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। बस दो चीज़ें याद रखिए ना। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि चतुर्मूर्ख। क्यों? क्योंकि इसने कुछ 5 ऐसी मेजर्स लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कदम उठाए, जिसकी वजह से ये मतलब वाइजेस्ट फूल साबित हुआ, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो ये टाइटल मतलब कभी कभी मोदी जी को कुछ लोग या फिर जो विपक्ष के हैं वो देते हैं। क्यों देते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने टैक्सेशन इन दोआब, दोआब क्या होता है आपको पहले मैं समझा चुका हूँ कि लैंड बिटवीन 2 जो रिवर्स होता है उसको हम दोआब बोलते हैं, दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो इसने यहाँ पे टैक्सेशन लगाया। क्यों हैवी टैक्सेशन लगाया? रीज़न बीइंग क्योंकि इसने कुछ ऐसे कदम उठाए जो भी हम आगे फिर से देखेंगे अभी, तो उसके थ्रू इसकी जो ट्रेजरी थी वो खाली हो रही थी, यानी कि जो इसका राजकोष था वो ख़त्म हो रहा था, जिसकी वजह से इसने की ट्रेजरी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उसने टैक्सेशन लगाया। दोआब क्षेत्र यूजुअली एग्रीकल्चरल रिच रीजन होते हैं, बट जब ये माना जाता है कि इसने ये लगाया 1326 में, देन वहाँ पे आ गया फेमाइन, और उस फेमाइन की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे लोग दोआब या फिर टैक्स उतना भी नहीं कलेक्ट हो पाया और लोग इसके खिलाफ हो गए थोड़े से, ठीक है, जो वहाँ पे पेजेंट्स वगैरह थे तो उसके खिलाफ हो गए, बिकॉज टैक्सेशन काफ़ी बढ़ा दिया। और मेन ये था अलाउद्दीन खिलजी ने तो जैसे कि फिक्स कर रखा था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी मुस्तखराज को भेजता था कि भाई बताओ कितना प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या था, जितना बनाएगा उतना ले लेंगे, इतना ऐसा टाइप था, ठीक है। और इसने भी वो घरई चरई ये सब लगा रखा था, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1327 AD में इसने क्या अनाउंस किया कि अब डेक्कन तो हमारे हाथ में, इसने बोला अलाउद्दीन खिलजी जी हमें डेक्कन दे के गए हैं, और इसके पास ये माना क्या है था ही वो चीज़, तो पूरे दिल्ली सल्तनत में कोई रूलर जिसके पास सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे ज़्यादा टेरिटरी है, दैट वाज MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि डेक्कन भी था ना अभी, अलाउद्दीन खिलजी दे के गया था, ठीक। तो इसने बोला कि यहाँ पे जो दौलताबाद है, दौलताबाद अभी डिस्कस किए थे, सबसे पहले किसका रूल था, वो किसे असक से उसे बना, और यहाँ पे यादव्स का रूल था जिसको कि मलिक काफूर ने हराया।
तो इसने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भाई कहाँ पे बैठ के पूरे इंडिया में रूल किया जा सकता है। तो उसने इसको सेंटर पोजीशन पाया, किसको, दौलताबाद को। तो इसने दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, दिल्ली टू दौलताबाद, या फिर इसी दौलताबाद को देवगिरी भी हम बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कोई अलग अलग ये नहीं है। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसने अनाउंस कर दिया कि ठीक है आज से हम दिल्ली में नहीं दौलताबाद में बैठेंगे। लेकिन इसने सिर्फ यही नहीं, इसने सभी जो लोग थे जो दिल्ली के, उनको बोला कि आपको भी दौलताबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा नाराज़ हुए। जब हुआ क्या कि जब ये शिफ्ट हुई कैपिटल 1327 में, कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं, हमारा कल का लेक्चर होगा विजयनगर एम्पायर। 1336 AD में विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। वहाँ पे बहमानी सुल्तान्स आ जाते हैं। तो क्या होता है अब, होता ये है कि ये जो सोच रहे थे कि दौलताबाद में रह के, जो कि सेंटर है, जो कि अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस थे उससे इक्वल डिस्टेंस पे था दौलताबाद, तो सही भी था डिसीजन, ठीक है, लेकिन ये तो हाथ से चला गया। तो फिर बोलते हैं चलो भैया अब फिर से हम दौलताबाद से फिर से दिल्ली शिफ्ट होते हैं। तो फिर से लोगों को दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों के बीच में काफ़ी रोष और आक्रोश दोनों आ गया। ठीक है, कि क्या चल रहा है, मतलब है तुगलकी फरमान चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक, अब आते हैं हमारे दूसरा यहाँ पे ही प्रपोज खुरासान एक्सपीडिशन। खुरासान एक जगह पड़ती है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान में। ठीक है, ये चाहते थे मोहम्मद बिन तुगलक कि ये सब तो आ ही गया हमारे हाथ में, अब हम यहाँ पे भी जाते हैं थोड़ा सा खुरासान में। और इनको यह था कि इजिप्ट के जो रूलर हैं वो हमारा सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो भी खुरासान के अगेंस्ट में थे। बट उन्होंने किया नहीं। इन्होंने किया क्या कि खुरासान एक्सपीडिशन करने के लिए 1329 में इन्होंने आर्मी की जो फोर्स है वो और बढ़ा दी। अलाउद्दीन खिलजी के जो टाइम पे हुआ करती थी 2.5 लाख, तो ऐसे मान लो वो 3.5 लाख कर दी, और बहुत ज़्यादा इन्होंने आर्मी बढ़ा दी। अब उस आर्मी तो आपने मेंटेन कर ली, मतलब खड़ी कर ली, लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना है, खर्चा पानी भी तो उठाना है, ट्रेनिंग भी तो करवानी है। उन सब का पैसा कहाँ से आएगा? जो आपकी राजकोष है, ट्रेजरी है, उससे आएगा। अब क्योंकि ये एक्सपीडिशन 1 साल बाद करने वाले थे, इसलिए पूरा 1 साल का पहले ही एडवांस दे के बैठे थे ये। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और इतना आसान भी नहीं होगा हिंदू कुश को क्रॉस करके वहाँ पर जाने में, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और वहाँ पे पहले ही उज़्बेक्स का आक्रमण हो चुका है, तो उन्होंने वो गिव अप कर दिया। और उन्हें पता था कि यहाँ पे हिमालयाज़ और उनको क्रॉस करना इट वॉन्ट बी दैट ईजी। अब जब आपने गिव अप कर दिया तो क्या करेंगे? इस आर्मी को अब तो नहीं पालेंगे, क्या करेंगे फिर? निकलिए फिर। और जब ये निकलेंगे तो क्या होगा? आसपास के इलाकों में जाएंगे, लूटपाट डकैती मचाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई अभी रिसेंट गवर्नमेंट की कोई स्कीम, अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहे इसकी एनालॉजी अगर ड्रॉ करना चाहे किसी गवर्नमेंट की स्कीम से, ठीक है, तो कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ना। कराची एक्सपीडिशन किया 1330 में। कराची जगह पड़ती है प्रेजेंट डे उत्तराखंड, जो कुमाऊं गढ़वाल वाला रीजन है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्सपीडिशन करने का सोचा, लेकिन वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे पड़ती है बर्फ़, भयंकर बर्फ़। जिस समय ये ले गए इनको कराची में एक्सपीडिशन करने के लिए, और किसको ले गए? जिनको ले गए सोल्जर्स को, कौन है? टर्किश सोल्जर्स हैं, यानी तुर्कमेनिस्तान। वहाँ पर है डेजर्ट, वहाँ पड़ती है भयंकर गर्मी। भयंकर गर्मी वाले भयंकर ठंडी झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। तो ये माना जाता है 10,000 जो गए थे सोल्जर्स, वो 10 वापस आए मात्र। तो ये कराची एक्सपीडिशन। एंड देन अगर इसका मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो अग्निवीर जब स्कीम आई तो उसका मतलब ये एक डाउन साइड भी दिया गया काफ़ी लोगों के द्वारा, ठीक है, कि जो आप उनको मतलब 4 साल ट्रेनिंग देंगे, 4 साल उनसे सर्विस लेंगे और उसमें से 75% को हटा देंगे, देन वो जो 75% यहाँ पे आएगा वो क्या करेगा? तो वो ये कर सकता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था। तो मोदी जी ने किया, अग्निवीर स्कीम लाए, ठीक है। अब मोदी जी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में कुछ एक और सिमिलरिटी, और कोई यहाँ पे दिल पे नहीं लेगा, मतलब वो जो मतलब एक विपक्ष जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ, मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मतलब आप में से चीज़ें समझते नहीं, दिल पे ले लेते हैं, ठीक है। तो खैर इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी पे आते हैं 1329 पे, या और यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। मेरे कोई पॉलिटिकल व्यूज़ हैं भी, ठीक है, जो कि हैं भी, ठीक है। तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे आप सीखने आए या फिर, है ना, तो उस चीज़ को साइड में रखिए। तो इसने अब क्या किया, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। तो हमें पता है इल्तुतमिश ने एक सिल्वर टंका और कॉपर जीतल चला रखा था, इतना तो सबको पता होगा, है ना। सिल्वर टंका और कॉपर जीतल। हुआ क्या, सिल्वर हो गया, सिल्वर और कॉपर जो है काफ़ी महंगा हो गया। तो इसने बोला, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि अब करेंसी चलेगी ब्रॉन्ज़ की। और उसमें जो उसने, और उस ब्रॉन्ज़ की जो मतलब करेंसी थी जिसको टोकन करेंसी बोला गया, उसमें जो उसने वैल्यू डाली बहुत ज़्यादा डाली, वैल्यू उसने बहुत ज़्यादा वैल्यू डाली। अब हुआ क्या, लोगों ने सोचा ब्रॉन्ज़ तो हमारे घर में भी है,
और इतनी ज़्यादा वैल्यू है इसकी। तो उनका दिमाग जो है ये होगा कि घर में जो ब्रॉन्ज पड़ा हुआ है क्यों ना उसी को पिघला के उसकी मिंटिंग करते हैं और करेंसी बना लेते हैं। उन्होंने करेंसी तो बना ली, और जो करेंसी होती है तो उसमें पर्शियन में लिखा रहता था, जैसे आज हमारा लिखा रहता है रुपया, वहाँ पे तो पर्शियन में लिखा रहता था, तो किसी को पता भी नहीं चलता था ये जाली करेंसी या फिर रियल करेंसी है, किसी को पता भी नहीं चलता था। ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है, हाँ, तो उसकी वजह से हुआ ये कि बहुत जाली करेंसी आ गई। अब जब जाली करेंसी आएगी तो आप अगर ये चीज़ सोचें कि सर विपक्ष और क्या आरोप सर विपक्ष और क्या, मतलब समझा नहीं। तो हुआ ये कि अगर आप एक चीज़ आपने अगर ऑब्जर्व की हो या फिर कभी सोचा हो कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करेंसी प्रिंट कर देती है, धड़ाधड़ करेंसी प्रिंट कर दे और उसको मार्केट में निकाल दे, सबको अमीर बना दे, तो वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति, क्योंकि उसकी आवाज़ में प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। जैसे कि काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे श्रीलंका, वेनेजुएला, इन कंट्रीज़ को रिसेंट पास्ट में फेस करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अभी मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास एकदम से 10 लाख रुपए है, जब मैं क्या करूँगा, खर्च करूँगा। मैं अगर 1 किलो टमाटर लेता तो मैं 2 किलो लूँगा, लेकिन टमाटर का प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं ना उसके अगेंस्ट में, तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। तो ये भी फेल हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक इनिशिएटिव था। तो इसने ये बोला, इसने फिर चीज़ों को सही करने का सोचा और इसने ये बोला कि ठीक है सभी लोग अपने यहाँ पे करेंसी लाओ और हम आपको मूल्य देंगे, हम आपको उसका मूल्य देंगे। और जब लोगों उसके पास करेंसी आई तो उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को उसी चीज़ का मूल्य दिया जो सही था, और जो करेंसी काउंटरफीट था उसका उसने मूल्य नहीं दिया, जबकि उसने बोला था हम सबका मूल्य देंगे। तो अगेन ये जैसे लोग जिनके पास काउंटरफीट करेंसी थी, जिनके पास जाली करेंसी थी, उनका फिर से कट गया। ठीक है, और वो अब और नाराज़ हो गए। तो इस तरह से धीरे धीरे नाराज़गी बढ़ने लगी लोगों के बीच में। ठीक है, और जो अब यहाँ पे आता है उस नाराज़गी को जो दूर करता है वो है इसका अगला रूलर, एंड दैट इज़ फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह जो तुगलक है इसका नेक्स्ट रूलर है, जो इसका कज़िन है किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इनिशिएटिव्स लिए उससे बहुत लोग नाराज़ थे। कौन कौन लोग नाराज़ थे? इस्लामिक स्कॉलर्स नाराज़ थे। क्यों इस्लामिक स्कॉलर्स नाराज़ थे? बिकॉज उसने मेरिटोक्रेसी के बेस पे अपने कोर्ट में रखा कि भाई हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, जो ज़्यादा जिसमें मेरिटोक्रेसी होगी हम किसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे, जो मेरिटोक्रेसी ज़्यादा होगी उसको रखेंगे। तो भाई इस्लामिक स्कॉलर्स नाराज़ हो गए। फिर हमने देखा कि जो किस तरह से इसने ये सिस्टम लाया कि जो अभी हमने देखे तो उससे लोग नाराज़ हो गए। आर्मी वाले नाराज़ करने वाले हमने सिस्टम देखे, पेजेंट्स नाराज़ हो गए क्योंकि उसने टैक्स वैक्स ज़्यादा लगा दिया था। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से जनता ही नहीं बल्कि और भी लोग नाराज़ थे, और उन सबको नाराज़गी हटाने का जो काम हुआ वो फिरोज़ शाह तुगलक ने किया जो उसका कज़िन था। अभी फिरोज़ शाह तुगलक 1351 से लेके रूल करता है। ये क्या लिखा हुआ 13 सर, क्या हमें इसमें वो सब अभी नहीं, ठीक है, वो लास्ट में अभी बताइएगा डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को करेक्ट कर लेना। 1351 से लेके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1351 AD से लेके 1388 AD तक रहता ही है। ठीक है, द सोल्जर्स वर नॉट पे द सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश बट बाई असाइनमेंट्स ऑन लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस वजह। तो जो विलेजेस होता था उनको उस टाइम में वजह बोला जाता था, और लैंड रेवेन्यू के बेसिस पे इसने पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया। इसने बोला हम कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज दैट द जजिया बिकेम अ सेपरेट टैक्स। इसने जजिया को एक सेपरेट टैक्स के फॉर्म में लगाया, सेपरेट अलग से करके फॉर्म में लगाया। और ये सारे जो इनिशिएटिव लिए, जैसे जजिया का एक तो इनिशिएटिव हो गया, दूसरा इसने 4 काइंड के टैक्स लगाए जो कि कुरान में लिखे हुए थे। वो थे खराज, ज़कात, जजिया और खम्स। क्यों? इस्लामिक स्कॉलर्स को अपीज़ करने के लिए। तो इसकी जो जितनी भी पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बोली जाती है, यानी कि सबको खुश करने वाली, ताकि सबको खुश कर सके। तो इस्लामिक स्कॉलर्स को इसने इस तरह से खुश किया कि ये जो कुरान में टैक्स थे, और इसने खुद को एकदम कट्टर मुस्लिम साबित करने की कोशिश पूरी तरह से की। और इसने बहुत सारे मंदिर, जैसे कि ज्वालामुखी का मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में, वो डिस्ट्रॉय किया। उड़ीसा में काफ़ी सारे मंदिर डिस्ट्रॉय किए, मथुरा में मंदिर डिस्ट्रॉय किए। तो ये मंदिरों को तोड़ तोड़ के ये साबित करना चाह रहा था कि मैं एकदम कट्टर मुस्लिम हूँ, और इस्लामिक स्कॉलर्स को ये खुश करना चाहता था। तो इसने 4 तरह के टैक्स भी लगाए, खराज, ज़कात, जजिया और खम्स। तो खराज जो टैक्स होता था दैट वाज अ लैंड टैक्स,
मुस्तखराज अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, तो मैंने बताया था दैट वाज अ पेशेंट टैक्स विच वाज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। ज़कात वाज 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पे लगता था, प्रॉपर्टी टैक्स। जजिया वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन नॉन मुस्लिम, मैंने आपको बताया। और खम्स जो है दैट वाज 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि आप वॉर में जाओगे जितना भी कमा के लाओगे उसका 1/5 आप टैक्स के फॉर्म में हमें यहाँ पे डिपॉजिट करवाओगे। फिरोज रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ कैनाल्स, ये अपने जो एग्रीकल्चरल मेजर्स है वो उसके लिए बहुत जाना जाता है। फिरोज रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ कैनाल्स एंड इम्पोज्ड हके शरीब और हसीले शर्ब, ये जो कि एक वाटर टैक्स है। शर्ब जो होता है, शर्ब इट इज़ अ काइंड ऑफ वाटर टैक्स, ठीक है। तो इसने रिपेयर कराया काफ़ी कैनाल को, और ये जो टैक्स है हके शर्ब और हसीले शर्ब, ये एक तरह का वाटर टैक्स, इसको भी इम्पोज किया इसने। देन ही बिल्ड द सिटीज़ ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, ये सारी, जैसे फिरोज़ तो इसने अपने नाम पे किया, और जो जौनपुर है ये कौन किसके नाम पे किया? मोहम्मद बिन तुगलक, बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था? जौना नाम था ना उसका, तो उसी के नाम पे जौनपुर की जो सिटी इसने इस्टेब्लिश करी फिरोज शाह तुगलक ने। नाउ द सुल्तान स्टैब्लिश्ड एट दिल्ली अ हॉस्पिटल डिस्क्राइब्ड एज दारुल शिफा, नाम का एक हॉस्पिटल इसने डेवलप किया, दारुल शिफा। एंड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात वॉज सेटअप टू मेक प्रोविजंस फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। तो खैरात का मतलब आज भी हम वर्ड यूज़ करते हैं खैरात, खैरात में कुछ चीज़ नहीं मिलती। खैरात मतलब ऐसे ही फ्री फंड में कोई चीज़ नहीं मिलती। खैरात मतलब फ्री फंड, यानी कि फ्री फंड का ये पैसा देता था, जो पुअर गर्ल्स होती थी उनकी शादियों के लिए पैसा देता था। मतलब ठीक है, ये पॉलिसीज़ तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसकी जो इस्लामिक जो पॉलिसीज़ थी वो इस्लामिक स्कॉलर्स को खुश करने के लिए थी। तो ये काफ़ी कट्टर मुस्लिम टाइप भी था, और लेकिन थोड़ा जो हम बोल सकते हैं कि इसकी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी थी, जैसे कि दीवाने खैरात ये लेके आया, जिसमें कि लोगों को खैरात दी जाती थी, खासकर जो पुअर गर्ल्स की मैरिज के लिए, ठीक है, शादी के लिए ना। हिज प्राइम मिनिस्टर, इसका एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था खान ए जहां मकबूल, ठीक, खान ए जहां मकबूल इसका कौन था? प्राइम मिनिस्टर। और इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों की तरक्की में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक की तरक्की में मकबूल ने काफ़ी हेल्प करी, इसलिए उसके हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। नाउ अब इसके जाने के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी उतनी आगे चल नहीं पाई। रीज़न, दोनों ने खोखला करके गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक हैं। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की हमने पॉलिसीज़ देखी थी, कैसे क्या वो किस तरह से उनके वाइजेस्ट फूल वाली पॉलिसीज़ हम देखे गए थे। अब उनको सही करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, जो हमारे फिरोज शाह तुगलक जो एफएसटी उन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ लाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने ये बोला कि जो इक्ता वाला सिस्टम था ना, इक्ता वाला सिस्टम उसको हेरिडेटरी कर दिया। हेरिडेटरी का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसके पास ये मुक्ति है, इसके पास इक्ता है ये, ठीक है, ये हेरिडेटरी मतलब इसी पार्ट लैंड का ये ओनर है, इसका सन ओनर होगा, यानी कि अब इसके पास क्या कोई इंसेंटिव बचा, इसके पास क्या कोई इंसेंटिव बचा कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे को अच्छी लैंड मिल जाएगी ना। और जिसके पास अच्छी लैंड है वो भी काम नहीं करेगा, तो ये एक ट्रेजरी पे काफ़ी वो पड़ा। इसने टैक्स को कम किया, और फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा हम टैक्स लेंगे ही नहीं। अगेन ट्रेजरी पे काफ़ी बड़ा वो पड़ा है ना, क्योंकि अब पैसा नहीं आएगा तो खोखला हो रहा है एम्पायर। इस्लामिक स्कॉलर्स को खुश करने के लिए मेरिटोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज़ किया अगेन। तो ये जो शुरू के 2 रूलर्स हैं, वैसे हमें देखने को मिलता लास्ट के रूलर्स एबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि लास्ट के रूलर्स बहुत एबल थे, लेकिन हाँ जो शुरू के 2 करके गए थे उसकी वजह से। तैमूर जो कि एक मंगोलॉइड था, मंगोलॉइड था ये, इसने इन्वेजन किया इंडिया में, और जब इसने इन्वेजन किया इन द ईयर 1398, तो उस समय तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर हुआ करता था वो रूल कर रहा था, और उसका नाम था मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद शाह तुगलक ये रूल कर रहा था, जो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और ये उसको झेल ज़्यादा नहीं पाए। बाद में भी कुछ रूलर्स आए, लेकिन तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पे अंत हो जाता है 1414 AD में। और यहाँ से तैमूर का जो मिलिट्री कमांडर था, एक जो खिज़्र खान उसका नाम था, वो इंडिया में ही स्टे कर गया। वो जब इंडिया में स्टे कर गया, इंडिया में जब वो रुक गया, तो उसने ही वो यहाँ पे रूल चालू कर दिया, और यहाँ पे उसने नई डायनेस्टी ऑफ तुगलक के बाद आती है सैयद डायनेस्टी। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, दैट पॉइंट इज़ कि हमने देखा था कि सख्त लौंडा, सख्त सा लौंडा, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, जितने भी हैं अभी तक आए, स्लेव हों, चाहे खिलजी हों, चाहे तुगलक हों, या फिर चाहे लोधी हों, इनके ओरिजिन है अफ़गानी ओरिजिन, मतलब अफ़गान वाला जो क्षेत्र है प्रेजेंट है वहाँ से आए हैं, और ये खुद को टर्किश बुलाते हैं, बिकॉज तुर्कमेनिस्तान पास में अफ़गानिस्तान के, बट हैं वो अफ़गानिस्तान एरिया से हैं। बट ये जो सैयद डायनेस्टी है इसका टर्किश ओरिजिन नहीं है, या फिर इसका अफ़गान से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तैमूर का ही तो मिलिट्री कमांडर। तैमूर आया कहाँ से है? मंगोल से। तो और सैयद का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब वैसे तो खिलजी का मतलब नहीं देखा हम लोगों ने, या फिर तुगलक का नहीं देखा, क्योंकि वो जानने की जरूरत नहीं, इट इज़ अ काइंड ऑफ बस सरनेम है वो। सैयद भी सरनेम ही है, बट यहाँ पे जो सैयद है,
ठीक है। सैयद एक्चुअल में जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो इस्लाम धर्म में जो भगवान माने जाते हैं, ठीक है, मतलब अल्लाह माने जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो उनकी बेटी का नाम था सईदा। तो ये बोलते हैं कि हम डायरेक्टली डिसेंडेंट्स ही हैं किसके, प्रॉफिट मोहम्मद के, जिस तरह बलबन ने बोला था, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली और खिज़्र खान इसका फाउंडर था, उसके बाद मुबारक शाह था, उसके बाद मोहम्मद शाह था, उसके बाद आलम शाह था। इसमें आप अगर यही याद कर लें वही इनफ है। वैसे ये भी कभी पूछेगा नहीं कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन है। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं छोड़ दीजिए, बस इतना याद कर लीजिए, हाँ इसके बाद सैयद आई थी, इसका फाउंडर खिज़्र खान था। ये नहीं भी याद करना चाहते, रूलर्स के नाम भी नहीं याद करना चाहते, तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं इस पर। नाउ कमिंग ऑन टू दी लोधी डायनेस्टी विच वॉज दी लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिस एम्पायर, और इसका फाउंडर था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की अगर बात करें, ये अफगान सरदार था, पंजाब वाली प्रोविंस में रूल कर रहा था, वहाँ पे खुद को स्टैब्लिश कर लिया था इन्वेजन ऑफ तैमूर के समय, जो 1398 के समय में हुआ, तुगलक्स के टाइम पे। एंड देन उसका बेटा आता है। बहलोल लोधी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है सिवाय फाउंडर। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जिस तरह पढ़ा कि बस फाउंडर, जिस तरह घियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा बस फाउंडर, उसी तरह बस हमें बहलोल लोधी के बारे में पढ़ना है, बस फाउंडर, बस और कुछ नहीं। इसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोधी। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। आगरा इसने एक नई सिटी बनाई, फाउंड करी, और वहाँ पे इसने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया सिकंदर लोधी ने। ही टुक अ कीन इंटरेस्ट। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाई है, एंड दैट वाज कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये सिंध प्रांत में गया था एक मतलब वो करने, अपना एक एक्सपेडिशन लीड करते हुए। तो थट्टा नामक एक जगह है, वहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी, और वहीं पे ही इसकी कब्र बनी हुई है, ध्यान रखना, वहीं पे कब्र है। सिंध प्रांत जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, तो इस चीज़ को, फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं ना। ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ही इंट्रोड्यूस द गजे सिकंदरी, सिकंदर यार्ड्स ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग द कल्टिवेटेड फील्ड्स। आपने नाम सुना हो, ये पक्का सुना होगा आपने, कितने लोगों ने सुना बताइए? बीघा या फिर बिसुआ, कितने लोगों ने सुना? जैसे मेरे गांव में भी बीघा बिसवा इसमें लैंड में मेजरमेंट होता है, ठीक है, कि 20 बिसवा में 1 बीघा होता है, ठीक है, 20 बिसवा में 1 बीघा होता है। और ये जो हमारे यहाँ पे मान लो, तो ये मैं अपने गांव के बारे में बात कर रहा हूँ, बट आपके यहाँ पे अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे गांव में जब मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब मेरे पापा के यहाँ के जो मेरे हैं, और जो मेरे मम्मी के यहाँ पे है, जो बीघा का मतलब वो अलग होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो डिफरेंट एक लैंड मेजरमेंट यूनिट है। और ये जो बीघा या फिर बिसवा है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, इस पर्टिकुलर वर्ड को, लैंड मेजरमेंट को। लैंड मेजरमेंट करेंगे, मुफ्त खराज जाएगा, और उसको टैक्स वैक्स वो बताएगा आपको कि कितना पे करना है, कितना यहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। उसी तरह ही सिकंदर लोधी ने यहाँ पे गज़े सिकंदरी नाम का एक, हम बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया, 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग द कल्टिवेटेड फील्ड्स। और एक चीज़ याद रखना कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने स्पाई सिस्टम भी, जो स्पायोनिट सिस्टम है, यानी कि स्पाइस, जैसे कि हमने देखा था जिस तरह चाणक्य ने बिठा रखे थे स्पाइस, यानी कि वो करवाते थे, जासूसी करवाते थे एक दूसरे की, तो वो स्पाइस डेवलप कर रखे थे, और उन्हीं स्पाइस का नाम हुआ करता था मुनैया। तो आपने हो सकता है सुना हो, आपके गांव में कुछ लोगों का नाम मुनैया होगा, जैसे हमारे यहाँ पे 3-4 लोगों के नाम है। तो मुनैया एक्चुअल में वो वर्ड वहाँ से आता है, जिसका मतलब होता है स्पाई, जो देख रेख करता है। तो मुनैया होते थे जो स्पाई हुआ करते थे उस टाइम पे। क्लियर? तो यहाँ पे गज़े सिकंदरी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं, लैंड इंट्रोड्यूसिंग, एक मतलब लैंड को मेजर करने की एक यूनिट स्टार्ट की, किसने? सिकंदर लोधी ने। और बीघा या बिसवा किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन विद द पेन नेम गुलरुखी। वह एक कवि था, और फारसी में उसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। और ये पूछा भी जा चुका है कि गुलरुखी जो है ये किसकी पोएम्स हैं। ये एक मतलब हम बोल सकते हैं एक बुक है, और उसमें बहुत सारी उसने पोएम्स लिखी हुई हैं। किसने? सिकंदर लोधी ने, गुलरुखी। नाउ ही गेव ऑर्डर्स टू बिल्ड मौत की मस्जिद। तो ये एक मौत की मस्जिद को बनाने किसने आदेश दिया? ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मौत की मस्जिद। ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर था, जिसको हम डबल डोम स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये डोम है और एक ये डोम है। दिस इज कॉल्ड एज डबल डोम स्ट्रक्चर। दो गुंबद है यहाँ पे, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन स्टेनो 2000, जो अभी 23 का हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली तो मुझे डेट याद नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई थिंक 2 ही 3 दिन तो पेपर हुआ था, और आई थिंक जो पहला या फिर दूसरे दिन वाला पेपर था उसकी लास्ट शिफ्ट में आया था ये, ठीक है। तो मौत की मस्जिद पूछा गया था किसके टाइम पे बनी थी? सिकंदर लोधी ने डायरेक्शंस दिए थे अपने प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए कि आप इसको मौत की मस्जिद को बनाओ। देन आता है इसका बेटा, एंड दैट इज़ इब्राहिम लोधी, जो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है। एंड ही फॉट द बैटल ऑफ पानीपत विद बाबर इन 1526। तो हुआ यूँ कि ये रूल जब कर रहा था, तो इसने थोड़े से इसके कुछ, जिस तरह से हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज थर्ड ने अपने कुछ दुश्मन डेवलप कर लिए थे, उस तरह इन्होंने भी डेवलप कर लिए थे। सबसे एक तो दुश्मन इनके चाचा ही थे, दौलत खान, जो पंजाब वाले प्रांत के पास में रूल कर रहे थे, और एक हमारे हुए महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, खासकर जो दौलत खान था, ये माना जाता है दौलत खान ने इनवाइट किया किसको, बाबर को, जो कि बैठा हुआ था इंडिया में ही रूल मतलब आने के लिए। इसको बाबर को इनवाइट किया कि आप आओ और इसको मारो, किसको, इब्राहिम लोदी को। और वही किया बाबर ने। यहाँ पे वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हम अगले लेक्चर में जब डेवलप मतलब मुगल्स को, बिकॉज यहाँ से आपका बाबर से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, तो वहाँ हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बाबर ने यहाँ पे बस हमें अभी के लिए याद रखना है कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और ये जो पूरा एक तरह से हम बोल सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत है उसका यहाँ पे हो जाता है खात्मा। और दौलत खान ने जो काम किया यहाँ पे, बाबर को इन्वाइट किया और इसको मरवाया, ठीक। बाबर ने फिर इनको भी मारा, क्योंकि इनको लगा था कि वो बस यहाँ पे आएगा, मार के चला जाएगा और फिर हम भाग के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो खुद गद्दी बैठ गया और इनको मार गया। और ये स्टोरी आपने कहीं पे पहले सुनी है, जल्दी से बताइए कहाँ पे आपने सुनी है। तो ये स्टोरी आपने सुनी है जयचंद के बारे में, कि जयचंद ने भी इसी तरह से इन्वाइट किया था किसको, मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी जब आया तो उसने ना सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को हराया इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, बल्कि बैटल ऑफ चंदावर में जो कि 1194 में हुआ, उसमें इनको भी मारा, किसको, जयचंद को। तो यहाँ पे होता है हमारा ये लेक्चर ख़त्म। बट बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे यहाँ का, ऑलराइट, कि किस तरह का यहाँ का प्रशासन चलता था। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? हाँ सॉरी, राणा सांगा था, ओके, मैंने आई थिंक महाराणा प्रताप गलती से बोल दिया होगा, सॉरी, ठीक है। राणा सांगा ने भी मतलब इनवाइट किया था। फिर राणा सांगा को भी बाबर ने मारा, क्योंकि राणा सांगा की भी दुश्मनी थी इब्राहिम लोदी से। तो पहले इनको मारा, दौलत खान को, देन राणा सांगा को मारा। चलो, तो अब आते हैं आगे, नो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। दीवाने वजारत किसने सेटअप किया, दीवाने वजारत। तो इसका मतलब क्या था, देखिए यहाँ पे हमें हेड कौन था वो पता होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दीवाने वजारत वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, जो वित्तीय डिपार्टमेंट होता था, उसको दीवाने वजारत के नाम से जाना जाता था। दीवाने अरीज़ किसने स्टार्ट किया था, जल्दी से बताएंगे। ये दैट वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट, जल्दी से बताइए किसने स्टार्ट किया था। मैं हिंट देता हूँ आपको, स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था, उसने स्टार्ट किया था। दीवाने इंशा, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब क्या था, करेस्पॉन्डेंस का मतलब एक तरह से पत्राचार वाला जो डिपार्टमेंट है, पत्र वत्र देखते थे ये, ठीक है ना। ये था दीवाने इंशा। दीवाने रिसालत, डिपार्टमेंट ऑफ अपील करनी होती थी, दीवाने रिसालत। दीवाने मुस्त खराज हम लोग देख चुके हैं, मुस्त खराज, खराज इज अ टाइप ऑफ टैक्स, एंड मुस्त खराज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, ठीक है। दीवाने रियासत, रियासत मतलब कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें अरीज, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये सेटअप किया था बलबन ने। या फिर दीवाने अर्ज करके भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, राइट, बलबन ने इसको सेटअप किया था। दीवाने कोही हम लोगों ने ये देखा था कि नहीं देखा था, आई थिंक मैंने नहीं बताया था, चलो अभी देख लो। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने सेटअप किया था। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना कि जो दीवाने कोही है इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। जिस तरह हमने देखा कि दीवाने आरीज़ को बलबन ने, मुस्तखराज को अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, इसको अलाउद्दीन ने सेटअप किया था, ठीक है। और उसी तरह ही जो दीवाने कोही उसको एमबीटी ने स्टार्ट किया। दीवाने बंदगान की अगर बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। बंदगान कौन होता था, बंदगान एक्चुअल में जो स्लेव होते थे, जैसे कि जो मलिक काफूर था, वो जब बंदगान, बिकॉज उस स्लेव को खरीद के लाया था गुजरात से, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने खैरात किसने स्टार्ट किया था, जल्दी से बताइए, अभी हम लोगों ने देखा था, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। एंड दीवाने इश्तियाक इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, ठीक है। पेंशन वाली प्रथा भी स्टार्ट करी गई थी। और मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक है उसने तो ये तक बोल रखा था कि अगर आप लड़ने नहीं आ सकते हो तो अपने जो सोल्जर्स से, मतलब बोल रखा था कि आप अपने बेटे को भी भेज सकते हो। एंड दीवाने खैरात हम लोगों ने देखा था, ये फिरोज शाह तुगलक, दैट इज एफएसटी ने स्टार्ट किया था ना। एफएसटी नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो कुतुब मीनार का जो फोर्थ और जो फिफ्थ माला है, फोर्थ एंड जो फिफ्थ स्टोरे है, जो माला है वो बनवाया था, बिकॉज ये माना जाता है कि लाइटनिंग हुई थी, मतलब बिजली कड़की थी, जिसकी वजह से ये फोर्थ और फिफ्थ माला टूट गया था, और वो फिर बनवाने का काम एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जो आप वाइट ऊपर देखते हो वो वाला पार्ट, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। यहाँ पे होता है हम लोग का आज का लेक्चर ये खत्म। अब हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस। आते हैं क्वेश्चंस पे, और कल हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, कल हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया, ठीक है। बहुत नॉर्थ इंडिया में घूम लिए, अब मुगल्स को पढ़ने से पहले कल हम लोग साउथ इंडिया में चलेंगे ना। मिनहाज सिराज वाज अ क्रॉनिकलर ड्यूरिंग, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। मिनहाज सिराज वाज अ क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियाजुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो मिनहाज सिराज कल भी हम लोगों ने देखा था, किसके टाइम का है, इल्तुतमिश। किसने लिखा है मिनहाज सिराज, जल्दी से बताएंगे आप लोग।
सर वाई कुतुब मीनार इज़ सो इम्पॉर्टेंट? कुतुब मीनार इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखो, पहली बात तो इसको टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, और ये भी बोला जाता है कि ये इसको पहले हिंदू, पहली बात तो ये माना जाता है कि इसको क्या विष्णु जी के नाम पे कुछ, मतलब इस टावर का नाम है कि उसने, मतलब हिंदू रूलर ने बनवाया था और इसको ही एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें। इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है, बाकी तो क्या ही है। चलो, तो मिनहाज सिराज हम लोग देखिए, ये किसके टाइम पे क्रॉनिकलर था, मतलब इल्तुतमिश के टाइम पे ये था, ठीक है। और इसने कुछ लिखी भी थी, इसकी राइटिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे कि तबाकत नसीरी हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तबाकत नसीरी, ये हम लोगों ने इसमें क्या देखा था कि ये जो तबाकत नसीरी है, इसमें लिखा था रज़िया सुल्तान के बारे में इसने, कि किस तरह से वो बहुत ही एबल रूलर है एज़ कम्पेयर टू हर जो उसके भाई हैं। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारत बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द विच सेंचुरी? रुको यार, अभी ये कल वाले ही क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड रुकना। चलो, अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, कल वाले ही क्वेश्चन आ गए थे, जहाँ से क्वेश्चन इंपोर्ट करने थे वो चीज़ आपको देखने लायक नहीं थी इसलिए मैंने जो है स्क्रीन ब्लैक कर दी थी। खैर, विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रूलर्स एंड प्रीडेसेसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक और पूर्ववर्ती में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, ये आपको बताना है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा रूलर, और प्रीडिसेसर का मतलब पूर्ववर्ती, यानी कि इसके पहले कौन आया था, बताइए जल्दी से। अंधेला कायम रहे, नाइट मोड ऑन। चलो, आई एम अंडर वाटर। कल का लेक्चर 25 मिनट का ऐप में, अच्छा कल का सिर्फ, हाँ कुछ लोगों ने बताया 25 मिनट का दिख रहा है, ऐसा है क्या? लेक्चर में सिर्फ 25 मिनट ही दिख रहे हैं क्या, बाकियों के साथ भी क्या? तो रूलर और प्रीडेसेसर, यानी रूलर और उससे पहले कौन आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी आया था? नहीं, उसके बाद पहले ही आ गया था वो, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा पहले ही तो पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी पहले आया था, ये बाद में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये पहले आया था, ये बाद में आया था। गयासुद्दीन तुगलक पहले आया था, मोहम्मद बिन तुगलक बाद में आया था, तो ये होंगे नहीं। बाद में कौन आया था और उसके पहले कौन आया था, ये वाला हमें पेयर छाटना था। सीजीएल 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टीज? कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है आपको बताना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वही आप सख्त सा लौंडा लगा लीजिए, और आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी पहले आए थे, देन सईद पहले आए थे, देन बाद में लोधी, तुगलक बाद में आए थे, अर्ली टर्किश, राजपूत, खिलजी, राजपूत, खिलजी, देन तुगलक, ठीक है। तो अर्ली टर्किश रूलर्स, देन आपकी राजपूत डायनेस्टी नहीं, तो राजपूत पहले आए थे, बाद में टर्किश आए थे, देन खिलजी आए थे। तो राजपूत पहले थे, देन खिलजी थे, एंड देन तुगलक। तो ये आपका ऑर्डर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान जी से पहले किसने रूल किया? गयासुद्दीन बलबन नहीं, ये तो यार स्लेव डायनेस्टी पृथ्वीराज चौहान जी के हारने के बाद ही सेटअप हुई ना, तो बलबन तो ये स्लेव डायनेस्टी का रूलर है, बाद में आया था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, आंसर आपका अंगपाल होगा, ठीक है, जो कि तोमर डायनेस्टी के रूलर थे। पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम डैश इन 1191? पृथ्वीराज थर्ड ने किस अफगान रूलर को हराया था? सुल्तान महमूद, इब्न अब्बास, सूरी या फिर गौरी? तो इसको हराया था मोहम्मद गौरी को। ये जो सूरी था, हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी, ये भी आपका अफगान ही था, बट उसको हम बाद में देखेंगे। हुमायूं के साथ उसने बैटल्स लड़े थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ द तारीख़ मुबारक शाही विच इज़ अ पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ द दिल्ली सल्तनत? तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसको याद कर लीजिएगा, याह बिन अहमद सिरहिंदी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सर पर हमारा अकेडमी वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग, आई एम गेटिंग एरर 504 गेटवे रिसर्च। अच्छा चलो, अभी मैं आपको नंबर दूंगा, तो उसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जिसका भी जो भी क्वेरी होता है, अभी थोड़े से मुझे पता है पिछले 4-5 दिनों से वो नंबर पे क्वेरीज़ ली नहीं जा रही थी, बट अभी नंबर दूंगा तो उस पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, ठीक है। वो नंबर मेरा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, तो उसमें इस तरह के डाउट मत भेजा करिए कि सर हमें ये टॉपिक वो टॉपिक, मतलब भेज सकते हैं, लेकिन अब समझ लीजिएगा वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से भेजा है। तो इन द दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज दी बंदगान? तो बंदगान किसको बोलते थे बताइए?
तो हमने देखा था बंदगान वाला डिपार्टमेंट किसका था, स्लेव्स का। आंसर क्या होगा? Option number D, special slaves brought for military service. The dash was a territorial assignment given to administrative officers and nobles in leisure of the services they performed for the state during the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले में प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिया गया एक क्षेत्रीय कार्यभार था. That was none other than what? We haven't read about Usharaf, that is Ikta, option number B. तो इक्ता was kind of हमने देखा था piece of land, और यहाँ पे मुक्ति इसका रूल हुआ करता था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड द दिल्ली बिकेम द फर्स्ट कैपिटल? दिल्ली कब बनी फर्स्ट कैपिटल? रिया, क्यूट अंबर, शिवानी, सृष्टि, पनाडा, हरीश, पूजा, कृतिका, ऋतिक, श्वेता, पल्लवी, सबका सही आंसर है. चलिए, तो चौहान ऑफ अजमेर, अगर हम बात करें किसकी कैपिटल थी पहले, तो ये कैपिटल थी सबसे पहले तोमर्स की. मैंने आपको कल ही बताया था तोमर्स की सबसे पहले कैपिटल बनी, देन इसमें चौहान डायनेस्टी आई, देन इसमें आई हमारी स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, और एक्चुअल में स्लेव डायनेस्टी की जो पहले कैपिटल थी वॉज लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे. देन इल्तुतमिश वॉज द वन जिसने कि लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया. विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस? स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस का कौन सा डिपार्टमेंट था? दीवाने अर्ज, दीवाने खैरात, दीवाने रिसालत या फिर दीवाने इंशा? तो दीवाने अरीज या फिर दीवाने अर्ज हमने देखा था, दैट वॉज नॉट स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस बल्कि मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको कि बलबन ने सेटअप किया था. खैरात वॉज दीवाने खैरात जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें कि आप दान दे रहे थे, वो था. ठीक है, और आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, दीवाने इंशा. जिसको दीवाने इंशा ने देखा था कि ये स्टेट करस्पॉन्डेंस मतलब जो पत्राचार वाला डिपार्टमेंट था वो हुआ करता था ये आपका. ठीक है, और दीवाने रिसालत की अगर बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ अपील हुआ करता था. अगर किसी को अपील करना होता था तो यहाँ पे आता था, दैट वॉज डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स. अगले क्वेश्चन पे आता है 10th. ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज द एक्चुअल पावर एंजॉयड बाय द बलबन? ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि किसके टाइम पे बलबन ये है जो पावर एंजॉय कर रहा था. हु वॉज दी वन? आरम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, या फिर अलाउद्दीन मसूद, या फिर नसीरुद्दीन महमूद? कौन था रूलर, जल्दी से बताएंगे. तो ये हमारा था नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो कि एक्चुअल में कौन था? इल्तुतमिश का ही वन ऑफ दी छोटा बेटा था, जिसके टाइम पे बलबन वॉज नाइब के पोजीशन पे था. नाइब इज काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर हम बोल सकते. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन महमूद शाह. तो इस टाइम पे क्या था बलबन? वो नाइब था. फिर नाइब की पोजीशन से हटा के एक इंडियन मुस्लिम को बना दिया गया था. फिर हमने देखा था किस तरह से वो नाराज़ हो गया था, ग्रुप बनाया अपना, फिर ग्रुप लेके आया कहाँ पे, और जो भी खिलाफ चल रहा था उसको मारा. फिर इसको खुद मारा नसीरुद्दीन महमूद शाह को, जो कि इसका एक्चुअल में दामाद भी था, इसको मारा और फिर गाज गद्दी पे बैठा. और उसके बाद उसने ऑटोनॉमी स्टैब्लिश करने के लिए तुर्कानी चहलगानी सिस्टम ख़त्म किया और सिजदा और पैबोस सिस्टम भी स्टार्ट किया इसने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. और इसने कौन सा टाइटल लिया था जरा बताइए. व्हाट टाइटल वाज टुक बाय हिम? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ताबाकत नसीरी? के ऑथर कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ताबाकत नसीरी के ऑथर कौन है. इसके ऑथर हैं ताबाकत नसीरी के हमारे ये ज़ियाउद्दीन बरानी. ठीक है, सॉरी मिनहाजुस सिराज, नॉट ज़ियाउद्दीन बरानी. ज़ियाउद्दीन बरानी तो आपके फतवा ए जहानदारी, ठीक है, फतवा ए जहानदारी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही. ठीक है, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही. ठीक है, तो इसके राइटर थे ये. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. और अल बरूनी की अगर बात करें तो इनकी भी एक बुक लिख लो यार. ये इनकी एक तहकीक हिंद है, मैंने पता नहीं बताया कि नहीं, तहकीक ए हिंद. ठीक है, ये इनकी किताब है अल बरूनी की. आमिर खुसरो हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, इनको आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे. ठीक है, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो तूते. ठीक है, हिंद के नाम से जानते हैं. और इन्होंने टाइटल दिया था सुल्तान जहाँ का, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को. राइट, चलो. शैडो ऑफ द गॉड टाइटल लिया था, बिल्कुल राहुल सही है, जिसको हम बोलते हैं ज़िले इलाही, शैडो ऑफ गॉड. सबका सही है. अविस्टा, प्राची, बिल्कुल. हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड गियासुद्दीन बलबन एज हिज प्राइम मिनिस्टर? तो गियासुद्दीन बलबन को अगेन वही सेम क्वेश्चन है, कौन होगा? नसीरुद्दीन महमूद. Who was the ruler, और प्राइम मिनिस्टर मतलब नाइब. Who was the ruler of the Delhi Sultanate when Ibn Battuta came to India? कौन था रूलर जब इब्न बतूता फ्रॉम दी मोरक्को? इसकी बुक का नाम आप जल्दी से बताएंगे. और ये जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी देखें, PYQs भी हों और हम लोग का रिविजन भी हो. तो इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तो ऑप्शन नंबर सी. और इसने किताब जो लिखी थी दैट वाज रिहला. अगला देखते हैं इन दी और इसी के टाइम पे हमारा वो ज़ियाउद्दीन बरानी भी थे. ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत द टर्म मुक्ति मीन्स, मुक्ति का मतलब क्या होता है? अहेड ऑफ द ग्राम पंचायत ऐसा सच कुछ डेवलप भी नहीं हुआ था अभी. द होल्डर ऑफ लैंड असाइंड कॉल्ड इक्ता, बिल्कुल, जो इक्ता का होल्डर हुआ करता था, इक्ता पीस ऑफ लैंड, उसको हम बोलते थे मुक्ति.
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, कौन जाना जाता था भारत के तोते के नाम से? तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, फिर जियाउद्दीन बरानी। नैतिक, पुनीत, रिया, सबका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर खुसरो। द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियाज हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत का पीरियड। सर जीएस प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी लें धर्मेश? तो बुक लेने की ज़रूरत क्या ही, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी को रिवाइज करो और इसी को क्वेश्चंस करो, सिंपल, ठीक है। तो बुक की क्या ही ज़रूरत है, मैं सब कुछ पीवाईक्यू वगैरह भी करवा ही रहा हूँ आपको। तो पीरियड कौन सा है जो दिल्ली सल्तनत का था? 1206 AD में, जो दिल्ली मामलुक वंश से स्टार्ट होता है, इलबारी ट्राइब जो थी हमारी, और हमारा चलता है 1526, जहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट रूलर होता है ना सिर्फ पूरे दिल्ली सल्तनत का, या फिर ना सिर्फ पूरे मतलब लोदी डायनेस्टी का, बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का भी, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत हो जाती है ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और 1526 के बाद से हमारा मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कल से कल, यानी परसों वाले लेक्चर, बिकॉज कल हम लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे। बलबन सर्व्ड एज अ नाइब टू विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान? देख रहे हैं कि इतनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, CHSL 2023 में इसी बार पूछा गया फोर्थ शिफ्ट में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा रुकनुद्दीन, तो होगा नहीं, ठीक है। आंसर क्या होगा? आरम शाह, हमने देखा था ये आरम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, जिसको इल्तुतमिश में हराया था, और रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, जिसको रजिया ने हराया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक। इब्न बतूता ट्रैवलर हेल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो कहाँ से आया था? तो हमने अभी देखा ये मोरक्को से आया था, और रिहला में इसने मोरक्को और इंडिया के बीच के रिलेशंस के बारे में बात की। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के राइटर कौन हैं? नैन्सी नायन, उन्नति, सौरभ, रिया, सबका सही, शिवानी यादव, लावण्या। चलो, तो अगर हम बात करें सही आंसर क्या है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तो आंसर क्या होगा? तो हम लोगों ने देखा था तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तारीख़ फ़तवाए जहानदारी, दोनों लिखी थी ज़ियाउद्दीन बरानी ने। ऑप्शन नंबर डी। अलबरूनी ने कौन सी लिखी? तहक़ीक़ हिंद, ठीक है। इब्न बतूता ने रिहला, और आमिर खुसरो ने हम देख चुके हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। 20th क्वेश्चन, दीवान अर्ज़ वॉज एसेंशियली द डिपार्टमेंट ऑफ डैश अंडर दिल्ली सल्तनत? दीवान अर्ज़, वही रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, जिसको किसने सेटअप किया था? बलबन ने, एंड दैट वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस? सिजदा और पैबोस की जो शुरुआत है वो किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब कि सुल्तान को देखते ही आप सिर झुकाएंगे, और पैबोस सुल्तान को देखते ही आप उसकी फीट को किस करेंगे, ठीक। यही काम बचा है बस। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका हाँ, गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर सी। अलग ही प्लेजर थे बलबन के। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया एंड कैश पेमेंट टू सोल्जर्स इन दी दिल्ली सल्तनत? और ये कैश पेमेंट खत्म किसने किया था, ये भी आप बताएंगे। तो दाग, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, दैट सो कॉल्ड ठप्पा। हुलिया, चेहरा वाला सिस्टम, ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। और इस कैश पेमेंट को ख़त्म करके लैंड रेवेन्यू के बेसिस पे पेमेंट किसने स्टार्ट किया? दैट वॉज FST, है ना। हाथ मत लगाना मेरे भाई को। 24th, he was a Delhi Sultan who started the practice of Sajda and Pabos in the court. Who was he? Sajda और Pabos, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ गए बलबन भाई? 25th, the Sultan of Delhi who succumbed to injuries as a result of his fall, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। अब इसके आगे होगा तो मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है, आपका होमवर्क है। तो कौन था जो हॉर्स से गिर के जो उसकी डेथ हो गई थी? बहराम शाह, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश। तो हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए एक अच्छा और क्वेश्चन कर लो, एंड दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज अपॉइंटेड एज आमिर तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनीज बिफोर बिकमिंग दी सुल्तान? इसमें से कौन था जो सुल्तान बनने से पहले क्या था? सुल्तान बनने से पहले ये आमिर तुजुक था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिर मृदंगम। तो मृदंगम एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी था ये। एक क्वेश्चन और अलाउद्दीन खिलजी से मैंने देखा था, रुको यार जरा भी। एक नाम याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल हुआ करता था, ठीक है। इसका नाम था, इसको भी नोट्स में ऐड कर लेना, एंड दैट वाज जफ़र खान। ये भी रिसेंट के एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जफ़र खान जनरल हुआ करता था ये, ठीक है, ख़त्म। तो कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर लेने के बाद? चीज़ें आपको याद हुई कि नहीं हुई याद? जल्दी से बताइए। CSIR के लिए एसए में गाइड कीजिए। हाँ, कितने लोग चाहते हैं भाई एसए को लेके मैं वीडियो बनाऊँ? तो यार टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स को लेके भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ सोच रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग आपको कल परसों में पता चल जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल। कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा, ठीक है, बाकी लोगों को कल पता चल जाएगा, ठीक है। और
और क्या, हाँ बैच रिगार्डिंग अच्छा पूछा है। तो बैच का ये है कि भाई ये लाइव फ्री स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पे। बैच आप परमार एसएससी सॉरी परमार अकेडमी ऐप से एनरोल कर सकते हैं। अभी नंबर भी मैं दे दूंगा क्वेरी वाला। परमार अकेडमी ऐप से एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एसएससी जीके 2.0 कोर्स मिल जाएगा कोर्सेज सेक्शन में, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सरपेंट एंड कैवल। सरपेंट मतलब एक सिंबल हुआ करता था आकाश, ठीक है। सरपेंट वॉज अ सिंबल जो कि पार्श्वनाथ का था। और कैवल्य वॉज अ काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, सुप्रीम मतलब जब नॉलेज होती दैट इज कॉल्ड एज कैवल्य, ठीक है। जिसको निर्वाण बोलते हैं बुद्धिज्म में। थैंक यू, आपकी पीपीटी ज़बरदस्त रहती है। अच्छा 25 मिनट वीडियो के योगेश, अब इसको मैं रीअपलोड करता हूँ, ठीक है। सर टॉपर लाओ। टॉपर का यार देखो टाइम नहीं मेरे पास। मैंने सोचा था मैं लाऊंगा और बहुत सारे हैं, ऑल इंडिया रैंक 45 भी हैं, अभी मैंने 18 भी हैं, लेकिन अब जो हो गए सो हो गए। अब उसको मैं क्या यहाँ पे चीखता चिल्लाता फिरूँ कि मतलब, ठीक है वो यहाँ पे आके वही बोलेगा कि जीएस हमने परमार सर से पढ़ी, तो वो तो पता ही है, ठीक है। तो उसमें क्या ही मैं बोलूँ, बाकी तो ठीक है, अब क्या ही बोलें अब। हाँ टीम का नंबर जो है देते हैं आपको, क्योंकि अब होता क्या है ना, कई बार थोड़ा टॉपर भी कई बार थोड़ा सा भाव थोड़ा खाते हैं, मतलब सारे तो नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ खाते हैं। फिर मेरा भी ईगो थोड़ा थोड़ा सा हर्ट हो जाता है कभी, है ना। थोड़ा सा मेरा भी ईगोइस्टिक है और ये मेरा एक डाउन पॉइंट है ना। इसी वजह से मैं ज़्यादा लोगों से बात वगैरह भी नहीं करता हूँ, मतलब आपको लगता होगा, लेकिन काफ़ी मैं इंट्रोवर्टेड टाइप पर्सन हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। तो एक सेकंड पहले नंबर देता हूँ। तो इसी वजह से फिर मैं अब ज़्यादा मतलब वही नहीं करता हूँ कि मतलब बोलता हूँ, ठीक है, फिर बोलेंगे सर अभी ये वो, तो फिर आप मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको अब मतलब काम है। क्योंकि एक्चुअल में अब मैं आपको स्टोरी क्या ही बताऊँ, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था, चलो वो स्टोरी कभी और बताते हैं, ठीक है। तो वो नंबर पहले नोट कर लो, और इस ये मेरा नंबर नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे से अभी कम्युनिकेशन का कोई भी पॉसिबल जो एक मेरा नंबर था वो मैंने अभी ऑफ़ कर रखा है, ठीक है, वो भी करेंटली ऑफ़ है वो, ठीक है। तो ये एक नंबर है जिस पे कि आप, और गलत नंबर है यार वो मत कर देना, ठीक है। इस पर आप बाकी जो किसी तरह का भी कुछ चल नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो आप भेज सकते हैं। तो वो एकेडमिक मत भेजिएगा कि सर इस तरह का, है ना, ये समझ नहीं है वो समझ नहीं है। तो वो चीज़ आप जो लोग उसमें बैच में हैं तो वो पूछ सकते हैं, संडे को हम लोग का लाइव होगा, ठीक है, वहाँ पे। तो वही है कि टॉपर्स को अब जिसने पढ़ा है वो बोलेगा। और मेन देखो सिंपल सा फंडा है यार, ठीक है, कि अब अगर फ़ायदा हुआ है, ठीक है, तो आपको भी फ़ायदा होगा, सिंपल सी बात है। अब छोड़ो यार, क्या ही इस बात पे जाना, चलो। तो नहीं नहीं अब नहीं बताएंगे, वो राज कभी और बताएंगे। खैर क्यों ही उस चीज़ पे पढ़ना कंट्रोवर्सी वगैरह में। मेन ये है कि अपना बस काम करते रहना, आपको भी अपने काम करते रहना, ठीक है। और जितने लोग मैंने स्क्रीनशॉट इसी से डाल ही दिए थे, और अभी भी मैं कभी कभी बीच में डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है, और वो बताने की ज़रूरत है नहीं। और अब वो एक्सेप्ट करें टॉपर्स या फिर ना करें, उस पर मुझे कोई लेना देना नहीं है कि टॉपर्स किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। बिकॉज मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए, ठीक है, और देन किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके वो लोग वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं, तो वो चीज़ ख़राब लगती है। इसी वजह से मैं ला भी नहीं रहा हूँ कि जो उसका जो मन हो, जो जो जाके बोलना हो बोलो। मैं किसी के बोलने या ना बोलने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो मेरा काम है वो मैं ऑनेस्टली से कर रहा हूँ, और मुझे पता है जब तक मैं ऑनेस्टली से कर रहा हूँ तब तक मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू।